गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। लेसन नंबर 2 पीरियड 5 12 बाई लेसन नंबर 2 चल रहा था। इस लेसन नंबर 2 का पीरियड 5 पांचों पीरियड को कंटिन्यू करते हैं और अपने जो टॉपिक है, अपना टॉपिक आ रहा है मादा यूनिकोड संरचना एवं विकास। इससे पहले मैंने पढ़ा था नर युग्मकोद्भिद और अब आता अपने पास में मादा युग्मकोद्भिद। ये नर युग्मकोद्भिद और जो मादा युग्मकोद्भिद हैं, ये दोनों लेसन नंबर 2 में अपन ने पढ़े। और मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण किससे होता है? अपने जो आवर्तनीय प्लांट्स हैं, ये आवर्तबीजी पादपों में जायाम मादा जन्नांग होता है। क्या होता है? मादा जन्नांग होता है। अपन ये कह सकते हैं कि जो फ्लावर की स्ट्रक्चर पढ़ी थी अपन ने, पुष्प संरचना पढ़ी थी, उस पुष्प की संरचना में आवश्यक चक्र में अपन ने देखा था कि उमंग और जायाम। जो जायाम है ना, ये जायाम पुष्प के सबसे अंतिम और चौथे चक्र में लगा होता है। ये सबसे अंतिम और जो चौथा चक्र है वो कौन सा होता है? वो जायाम होता है। और इस जायाम की जो भाग है, कितने भागों में बटा होता है? ये 3 भागों में बटा होता है। नंबर 1 आता है अपने पास में वर्तिकाग्र, एक आता है वर्तिकाग्र, नंबर 2 वर्तिका और नंबर 3 आता है अपने पास में ओवरी अंडाशय। क्या आता है? अंडाशय। 3 भाग है, नंबर 1 वर्तिकाग्र, नंबर 2 वर्तिका और नंबर 3 अंडाशय। इनकी डिटेल अपन पुष्प की संरचना में पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं एक बार दोबारा आपको बता देता हूं। ये अपने पास शीर्ष भाग होता है। ये शीर्ष भाग क्या कहलाता है? ये वर्तिकाग्र कहलाता है। क्या कहलाता है? ये वर्तिकाग्र कहलाता है। ये जो वर्तिकाग्र है ना, ये वाला भाग क्या कहलाता है? ये वर्तिकाग्र कहलाता है। ये वाला भाग ये वर्तिका कहलाता है और ये वाला भाग है ये अंडाशय कहलाता है। 3 भाग हो गए, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। ये वर्तिकाग्र की जो संरचना है ना, या आकार इसको अपन कहें, ये अलग-अलग पादपों में अलग-अलग प्रकार की पाई जाती है। क्योंकि कुछ पादपों में जो परागण का अनुकूलन होता है, ये परागण का अनुकूलन इस वर्तिकाग्र की संरचना पर भी निर्भर करता है। क्योंकि वर्तिकाग्र पर ही परागकण आकर के चिपकते हैं और परागकणों का अंकुरण भी इसी वर्तिकाग्र पर होता है। इसीलिए जो ये वर्तिकाग्र होती है, ये जायंट का सबसे शीर्ष भाग होता है और इसका सबसे जो महत्वपूर्ण कार्य है ना, ये कार्य क्या होता है? सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है कि परागकणों को चिपकाना एवं परागकणों को अंकुरित करना। क्या हुआ वर्तिकाग्र का? जो परागकण आते हैं उनको चिपकाने में सहायक होती है और इसके साथ ही जब परागकण इस वर्तिकाग्र पर आ जाते हैं तो परागकणों का अंकुरण भी कहाँ होता है? इसी वर्तिकाग्र पर होता है। दूसरा आता है अपने पास में वर्तिका। ये जो वर्तिका होती है ना, ये कौन सा भाग होता है? ये इस वर्तिकाग्र से लेकर के और अंडाशय के बीच में ये नदी की जो संरचना पाई जाती है ना, इस नदी के संरचना को क्या कहते हैं? वर्तिका कहते हैं। इस
से लेकर के अंडाशय के बीच में पाई जाने वाली नलिकीय संरचना वर्तिका कहलाती है। और इस वर्तिका का जो सबसे इंपॉर्टेंट कार्य होता है, सबसे इंपॉर्टेंट कार्य ये होता है कि जब परागकणों का अंकुरण हो जाता है तो किसका निर्माण होता है? पराग नलिका। क्या बनती है? पराग नलिका बनती है। और ये पराग नलिका होती है ना, इस पराग नलिका को बीजांड तक पहुंचाने में सहायक होती है। ठीक है, परागकण अंकुरित होते हैं और परागकणों के अंकुरण से पराग नलिका का निर्माण होता है और ये पराग नलिका इसी वर्तिका से होती हुई बीजांड तक पहुंचती है। तीसरा आता है अंडाशय। ये सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है जायन का। और जो अंडाशय होता है, ये अंडाशय निषेचन के बाद में किसका निर्माण करता है? फल का निर्माण करता है। क्या करता है? ये फल का निर्माण करता है। और ये फल होता है ना, ये फल, ये जो फल होता है ना, इस फल के अंदर ही किसका निर्माण होता है? बीज का निर्माण होता है। फिर ये बीज नई संतति के निर्माण में सहायक होते हैं। जो अंडाशय होता है ना, इस अंडाशय में बीजांड पाए जाते हैं और ये बीजांड होते हैं ना, ये बीजांड ही किसका निर्माण करते हैं? बीज का निर्माण करते हैं। तो अपने क्या पढ़ा था? आवर्त बीजी पादपों में जायन के भाग कौन सा भाग है? मादा द्रव्यांग होता है, इसे क्या कहते हैं? जायन कहते हैं। और ये मादा द्रव्यांग का जो जायन होता है, ये 3 भागों से मिलकर बना होता है। नंबर 1 वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र कौन सा होता है? जायन का शीर्ष भाग होता है। इसकी संरचना पिंडनुमा, ऐसे पिंडनुमा भी हो सकती है। इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है? इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य ये होता है कि जो परागकण आते हैं उनको चिपकाना और उनको अंकुरित करना होता है। दूसरा भाग वर्तिका होती है, ये अंकुरित पराग नलिका को बीजांड तक पहुंचाती है। तीसरा भाग अंडाशय होता है, जहां पर निषेचन क्रिया संपन्न होती है और निषेचन क्रिया के बाद में संपूर्ण अंडाशय फल में परिवर्तित हो जाता है। आगे देखते हैं कि अपने पास जो जायन होता है ना, इस जायन में का प्रत्येक अवयव क्या कहलाता है? अंडक कहलाता है। जायन का प्रत्येक अवयव क्या कहलाता है? अंडक कहलाता है। जायन है, इस जायन का प्रत्येक अवयव क्या कहलाता है? ये अंडक कहलाता है। क्या कहलाता है? ये अंडक कहलाता है। और ये जो अंडक है ना, ये अंडक एक भी हो सकते हैं, एक से अधिक भी हो सकते हैं। इन अंडकों की संख्या और जो व्यवस्थित क्रम है, इसके आधार पर इन्हें निम्न भागों में विभाजित किया गया है। देखो, इन्हें अपन कहते हैं, एक आता है पृथक, एक आता है पृथक अंडपी। इसको अपन इसे हम क्या कहते हैं? युक्त अंडपी भी कहते हैं। एक आता है हमारे पास पृथक अंडपी और इसको हम क्या कहते हैं? युक्त अंडपी भी कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि अपने पास अंडपी हो एक या एक से अधिक हो, क्या हो? एक से अधिक अपने पास अंडक हो। और ये पूरे के पूरे जो एक से अधिक अंडक पाए जाते हैं ना, ये कैसे हो? या तो स्वतंत्र हो, क्या हो? स्वतंत्र हो। ये कैसे हो? ये परस्पर एक दूसरे से पृथक हो। इस प्रकार का जो बीजांड होता है, इनको हम क्या कहते हैं? एक पृथक अंडपी कहते हैं। ये पृथक अंडपी या युक्तांडपी भी कहलाते हैं। दूसरा हमारे पास में संयुक्तांडपी। क्या है दूसरा? दूसरा हमारे पास में संयुक्तांडपी। क्या है दूसरा? संयुक्तांडपी आता है। देखो नाम से पता चल रहा है, संयुक्त प्लस अंडपी। क्या है? संयुक्त प्लस अंडपी। संयुक्त का मतलब जुड़े हुए। क्या होता है? जुड़े हुए। क्या? अंडक। जब एक से अधिक अंडक पाए जाते हैं और ये अंडक कैसे होता है? परस्पर जुड़े होते हैं, तो इन्हें अपन क्या कहते हैं? संयुक्तांडपी
पाए जाते हैं, ये सभी अंडा परस्पर एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं होते हैं, बल्कि ये क्या पाए जाते हैं, स्वतंत्र पाए जाते हैं और ये पृथक होते हैं। इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं, पृथक अंडे या युक्तांडे भी कहते हैं। और जो दूसरे अंडक होते हैं ना, वो क्या होते हैं, आपस में जुड़े होते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। और इस प्रकार के जो अंडक होते हैं ना, ये क्या कहलाते हैं, ये सेवकांड भी कहलाते हैं। इन अंडकों में क्या पाए जाते हैं, बीजांड पाए जाते हैं। और सबसे जो महत्वपूर्ण संरचना होती है ना, वो कौन सी होती है, बीजांड ही होती है। सबसे इंपॉर्टेंट केवल क्वेश्चन पूछा जा चुका है बोर्ड में, बीजांड की संरचना। और बीजांड की संरचना के बारे में बोर्ड में लगातार कोई ना कोई छोटा क्वेश्चन या बड़ा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसलिए जो बोर्ड एग्जाम हुई है उनमें भी एक बार 3 नंबर का बीजांड या प्रारूप बीजांड का संरचना का नामांकित चित्र पूछा था, उसका वर्णन भी कराया था। इसलिए अपने पास जो बीजांड है ना, इस मादा युग्म में बीजांड की संरचना सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसलिए अपन कहते हैं बीजांड की संरचना। क्या है, बीजांड की संरचना। इसको अपन एक प्रारूपिक परिपक्व बीजांड भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, प्रारूपिक परिपक्व बीजांड, इसको अपन प्रारूपिक परिपक्व बीजांड भी कह सकते हैं। ये जो बीजांड होता है ना, ये बीजांड जाने की सबसे महत्वपूर्ण संरचना मानी जाती है। देखो एक बार मैं आपको डायग्राम बना दूं, उसके बाद में आप देखना कि बीजांड की संरचना कैसी होती है, इसका डायग्राम कैसा होता है और इसकी संरचना में कौन-कौन से भाग पाए जाते हैं। इधर ध्यान दीजिए। देखो अपने पास सबसे पहले मैं और इसके अंदर एक छोटा घेरा हो गए तो ये जो गहरी सी संरचना पाई जाती है, ये जो लाइन से खींच रहा हूं, गहरी लाइन कैसा होना, ये गहरी लाइन क्या होती है, इसको अपन कहते हैं राफे। क्या कहते हैं, राफे। और ये गहरी सी लाइन होती है ना, ये प्लांट्स में एक उभरी हुई संरचना होती है। क्या होती है, उभरी हुई संरचना होती है। ये वाला जो भाग है ना, ये क्या कहलाता है, ये राफे कहलाता है। क्या कहलाता है, ये राफे कहलाता है। ये वाला जो भाग वृंत दिखाई दे रहा है, ये वृंत वाला भाग दिखाई दे रहा है ना, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है बीजांड वृंत। क्या कहलाता है, ये बीजांड वृंत कहलाता है। ये वाला भाग जो ग्रंथि दिखाई दे रही है आपको, ये क्या कहलाती है, ये बीजांड वृंत कहलाता है। ये जो आपको जो गड्ढा दिखाई दे रहा है, ये जहां से बीजांड, ये जो बीजांड है, ये इस बीजांड वृंत से जुड़ रहा है ना, तो ये गड्ढा वाला भाग दिखाई दे रहा है आपको। ये जो गड्ढा वाला भाग है ना, ये वाला भाग क्या कहलाता है, ये कहलाता है हाइलम। क्या कहलाता है, ये हाइलम कहलाता है। यहां से ये जो कोशिकाएं होती है, ये मृदूत की कोशिकाएं होती हैं। क्या होती है, ये मृदूत की कोशिकाएं होती हैं। और ये पूरा का पूरा क्या कहलाता है, ये पूरा पूरा कहलाता है बीजांड काय। क्या कहलाता है, ये बीजांड काय कहलाता है। ये दोनों अध्यावरण कहलाता है। क्या कहलाता है, ये अध्यावरण कहलाता है। ये बाहरी आवरण, ये आंतरिक आवरण, ये आवरण क्या कहलाते हैं, अध्यावरण कहलाते हैं। और इस बीजांड के एक सिरे पर अध्यावरण एब्सेंट होता है, वहां पर एक छिद्रनुमा संरचना पाई जाती है। और इस छिद्रनुमा संरचना को क्या कहते हैं, ये जो छिद्रनुमा संरचना पाई जाती है, इस छिद्रनुमा संरचना को बीजांड द्वार कहते हैं। क्या कहते हैं इसे,
इसे बीजांड द्वार कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? बीजांड द्वार कहते हैं। ये तो क्लियर हुआ। अब आता हूं ये वाली जो संरचना है ना, ये पूरा पूरा जो घेरा है ना, ये पूरा पूरा कहलाता है भ्रूणकोश। क्या कहलाता है ये कहलाता है भ्रूणकोश। क्या कहलाता है ये? भ्रूणकोश कहलाता है। और इस भ्रूणकोश के अंदर इस बीजांड द्वार में एक कोशिका पाई जाती है और दो कोशिका इसके बगल में होती हैं। क्या होती हैं? बगल में होती है। कितनी कोशिका हुई? ये वाली जो कोशिका है ना, ये तो कहलाती है अंड कोशिका। क्या कहलाती है ये कहलाती है अंड कोशिका। और ये दोनों जो कोशिकाएं होती है, ये दोनों ये कहलाती है सहायक कोशिका। क्या कहलाती है ये सहायक कोशिका कहलाती है। ये भी कैसे होती है? एन, और ये भी कैसे होती है? एन होती है। एक तो अंड कोशिका होती है और दो कितनी होती है? सहायक कोशिकाएं होती हैं। एक इधर की साइड में होती है और एक इधर की साइड में होती है। टोटल नंबर कितनी होती है? ये दो होती है। और एक कितनी होती है? अंड कोशिका। तो इस वक्त कितनी कोशिका पाई जा रही है? तीन कोशिका पाई जा रही है। और इन तीनों कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? इनको कहते हैं अंड समुच्च। क्या कहते हैं इसे? अंड समुच्च या अंड उपकरण। क्या कहते हैं इनको? अंड उपकरण कहते हैं। एक एपेंडिक्स भी कहते हैं इसे। केवल पूछ लेता है कि अंड समुच्च या अंड उपकरण। अंड एपेंडिक्स क्या है? एक एपेंडिक्स क्या होता है? जब किसी बीजांड में बीजांड द्वार की ओर एक अंड कोशिका और दो सहायक कोशिकाएं पाई जाती हैं, तो इन तीनों कोशिकाओं के समूह को अंड समुच्चय या अंड उपकरण कहते हैं। ये तीनों कोशिकाएं ऐसे लिखी मैंने, ये भी एन होती है और ये भी एन होती है। तो ये तीनों कोशिकाएं कैसे होती है? एन का मतलब होता है एगुणित। किस अवस्था में पाई जाती है? एगुणित अवस्था में पाई जाती है। इसके पीछे भाग में आता है 2n होता है। ये क्या होता है? 2n। इसको अपन कहते हैं द्वितीयक केंद्रक। क्या कहते हैं इसको? इसको अपन कहते हैं द्वितीयक केंद्रक। इसको अपन सेकेंडरी न्यूक्लियस कहते हैं। ये कैसा होता है? ये 2n होता है, द्विगुणित होता है। कैसा होता है ये द्विगुणित होता है। और अपने पास जो बीजांड द्वार के न्यूक्लियस लेवल 1, 2 और 3 कैसी होती है? तीन कोशिकाएं पाई जाती हैं। और इन तीनों कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? इनको कहते हैं प्रतिमुखी कोशिका या प्रतिव्यासान कोशिका कहते हैं। ये भी कैसे होती है? ये भी एन होती है। और टोटल कितनी होती है? ये टोटल 3 होती है। कितनी होती है? ये 3 होती है। कितनी होती है? 3। ग्लूकोज 1 होता है, अंड कोशिका भी 1 होती है और सहायक कोशिका कितनी होती है? 2 होती है। देखो 3, 4, 5 और 2 7। कितनी कोशिका हुई? 7 कोशिका हुई। जबकि अपन इनके एन गुणे, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ये भी कैसी है? एन। ये भी कैसी है? एन। ये भी कैसी है? एन। ये कैसा है? 2n। ये भी एन, ये भी एन, ये भी एन। ये पूरा का पूरा क्या कहलाता है? ये भ्रूणकोश कहलाता है। यदि आपको ये डायग्राम स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है, मैं आपको इस भ्रूणकोश की एक बार हल्की से आपको संरचना बना देता हूँ। यहाँ केवल भ्रूणकोश बना देता हूँ। यहाँ देखो ये भ्रूणकोश ये है, इसके बीचों बीच में एक कोशिका पाई जाती है। ये एक कोशिका पाई है और दो कोशिका इसके बगल में होती है। ये कोशिका, ये वाली जो कोशिका होती है ना, ये तो कहलाती है अंड कोशिका। क्या कहलाती है? ये तो अंड कोशिका कहलाती है। ये वाली कोशिका और ये वाली कोशिका, ये दोनों कोशिका क्या कहलाती है? ये कहलाती है सहायक कोशिका। क्या कहलाती है? सहायक कोशिका। ये भी कैसे होती है? एन। और ये भी कैसे होती है? एन। दोनों कैसे होती है? एन होती है। लेकिन एक और एक दो सहायक कोशिकाएं होती हैं। बीचों बीच में एक द्वितीयक केंद्रक पाया जाता है। ये कैसा
प्रतिमुखी शैल या प्रतिव्यासांत कोशिका, क्या कहते हैं? प्रतिव्यासांत कोशिका अपन कहते हैं। तो ये जो मैंने जो डायग्राम आपको बनाया ना अलग से, ये इस वाला जो है ना भ्रूणकोश, ये केवल छोटा सा इस भ्रूणकोश का ये डायग्राम है, क्योंकि भ्रूणकोश आगे जाकर के अभी जब लेसन नंबर 3 पढ़ेंगे, अभी मादा युग्मकोद्भिद का विकास पढ़ेंगे, तो मादा युग्मकोद्भिद के विकास में यही 7 कोशिकाओं का निर्माण करना पड़ेगा। इसलिए इसकी संरचना को मैंने आपको और बड़ा बना के साइड में बना दिया है। दोबारा देख लीजिएगा कि ये वाली कोशिका कैसी होती है? एन होती है। ये भी कैसी होती है? एन होती है। ये भी कैसी होती है? एन होती है। ये कैसा होता है? 2n होता है। ये भी n, ये भी n और ये भी n। ठीक है, ये तो एक केवल भ्रूणकोश, ये पूरी संरचना क्या कहलाती है? ये कहलाती है भ्रूणकोश। क्या कहलाती है? ये भ्रूणकोश कहलाती है। अब ये देखो कि अपने पास एक होते हैं कोशिका और एक होते हैं केंद्रक। कोशिका कितनी है? 1 2 3 4 5 6 और 7। कितनी कोशिका हुई? 7 कोशिका हुई। केंद्रक कितना? 1 2 3 और 3 और 2 5 6 7 और 8। कितना केंद्रक हुए? 8। कोशिका तो कितनी है? 7। केंद्र कितने हैं? 8। इस प्रकार के 7 कोशिकीय और जो 8 केंद्र की है भ्रूणकोश होता है ना, इसे क्या कहते हैं? पॉलीगोनम। पॉलीगोनम बीजांड कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉलीगोनम बीजांड कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछता है आपसे। ये पॉलीगोनम जो बीजांड होता है ना, ये पॉलीगोनम बीजांड आवर्त बीजी पात्रों में प्रेजेंट होता है। ध्यान रखिएगा, पॉलीगोनम बीजांड क्या होता है? केवल एग्जाम में आपसे पूछता है कि पॉलीगोनम बीजांड क्या है। पॉलीगोनम बीजांड का मतलब क्या होता है कि प्रकृति में एकमात्र आवर्त बीजी पादप ऐसे होते हैं जिनका भ्रूणकोश 7 कोशिका की अवस्था में पाया जाता है। तो इस प्रकार के बीजांड को पॉलीगोनम बीजांड कहते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिएगा, पॉलीगोनम बीजांड क्या होता है? 7 कोशिकीय और 8 केंद्र की अवस्था को क्या कहते हैं? पॉलीगोनम बीजांड कहते हैं। ये तो केवल भ्रूणकोश की बात हुई। इसमें से एक बात और है, ये जो बीजांड द्वार है ना, इस बीजांड द्वार का जो विपरीत सिरा होता है ना, इसका जो विपरीत भाग है ना, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है निभाग। क्या कहलाता है? ये निभाग। इसको चलेजा, इसको चलेजा के नाम से भी जाना जाता है। या तो चलेजा में या निभाग में बीजांड द्वार का विपरीत जो सिरा होता है उसे निभाग या चलेजा कहते हैं। अब अपने पास ये जो संरचना है ना, ये एक परिपक्व प्रारूपिक बीजांड की संरचना है कि एक पका हुआ बीजांड कैसा होता है। सबसे पहले पर देखें, सबसे पहले क्या होता है? बीजांड काय। इसको देखें, बीजांड काय क्या होता है। ये अपने पास जो बीजांड काय है ना, मैं दिखा देता हूं एक बार। नंबर 1 बीजांड काय। ये जो बीजांड काय होता है ना, ये बीजांड काय किससे बना होता है? सबसे पहली बात होती है कि ये मृदुत की है कोशिकाओं से बना होता है। किससे बना होता है? मृदुत के कोशिकाओं से बना होता है। आवर्त बीजी पात्र में बीजांड काय सामान्यतः दोहरे आवरण से निर्मित होता है। इस बीजांड काय के अंदर ही क्या उपस्थित होता है? भ्रूणकोश उपस्थित होता है। और जो बीजांड काय होता है ना, इस बीजांड काय में जो कोशिकाएं मृदुत की अवस्था में पाई जाती हैं, इसलिए मृदु तक देखो, मृदु तक कहां से पढ़ा? मृदु वाला क्या होता है? सॉफ्ट। ये कोशिकाएं होती हैं, सॉफ्टनेस होती है और पूरा जो बीजांड काय होता है वो ज्यादा कठोर नहीं होता है, इसलिए सरल और कैसा होता है? ये सॉफ्ट
क्या था हमारे पास में? अध्यावरण। ये जो अध्यावरण है ना, ये क्या होता है कि इस जो बीजांडकाय है, इस बीजांडकाय के चारों जो आवरण पाया जाता है, देखिए बीजांडकाय के चारों ओर उपस्थित आवरण क्या कहलाता है? अध्यावरण कहलाता है। क्या कहलाता है? ये अध्यावरण कहलाता है। बीजांडकाय के चारों ओर जो आवरण पाया जाता है, इसे हम क्या कहते हैं? इसे अध्यावरण कहते हैं। ये जो अध्यावरण की बीजांड में जो अध्यावरण पाया जाता है, नहीं पाया जाता है कि एक होता है, दो होता है, कितने होते हैं, इसलिए इस अध्यावरण की उपस्थिति और एक्सटेंट के आधार पर इन्हें निम्न भागों में विभाजित किया गया है कि बीजांड को किस प्रकार से इसको विभाजित करते हैं। एक मिनट देखिए, देखो सबसे पहले आता है अपने पास में अध्यावरणी बीजांड। कौन सा? अध्यावरणी बीजांड। देखो ए का मतलब नहीं, अध्यावरण का मतलब आवरण। ऐसे बीजांड, कैसे? ऐसे बीजांड जिनमें आवरण नहीं पाया जाता है, क्या कहा जाता है? अध्यावरणी बीजांड कहलाते हैं। ऐसे बीजांड ये नग्नासन होते हैं, इन पर किसी प्रकार का कोई आवरण नहीं पाया जाता है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? अध्यावरणी बीजांड कहते हैं। दूसरा अपने पास आता है एक अध्यावरणी। क्या है? एक अध्यावरणी बीजांड। देखो एक का मतलब संख्या में नंबर ऑफ वन, एक अध्यावरण का मतलब आवरण। जब ऐसे बीजांड जिनके चारों ओर केवल एक ही आवरण पाया जाता हो, उसे हम क्या कहते हैं? एक अध्यावरणी बीजांड कहते हैं। क्या लिखेंगे? इस प्रकार के बीजांड जिनमें चारों ओर केवल एक ही आवरण पाया जाता है, क्या कहलाता है? एक अध्यावरणी बीजांड कहलाता है। एक आता है अपने पास द्विअध्यावरणी। द्विअध्यावरणी बीजांड क्या होता है? द्विअध्यावरणी बीजांड। ये द्विअध्यावरणी बीजांड क्या होता है? इस प्रकार के बीजांड जिनमें चारों ओर दो आवरण पाए जाते हैं, क्या कहलाते हैं? द्विअध्यावरणी बीजांड कहलाते हैं। इनमें केवल कितने पाए जाते हैं? दो आवरण पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? द्विअध्यावरणी बीजांड कहते हैं। अध्यावरण के आधार पर कितने प्रकार के बीजांड बताए हमने? तीन प्रकार के बताए। कितने बनाए? तीन प्रकार के बताए। कौन कौन से? नंबर एक अध्यावरणी बीजांड। अध्यावरणी बीजांड कौन सा होता है? ऐसे बीजांड जिनमें आवरण नहीं पाया जाता है, क्या कहलाते हैं? अध्यावरणी बीजांड कहलाते हैं। नंबर ऑफ दो, दूसरे नंबर का क्या है? नंबर ऑफ टू क्या है? दूसरे नंबर पे क्या आता है? एक अध्यावरणी बीजांड आता है। और एक अध्यावरणी बीजांड मतलब क्या होता है कि ऐसे बीजांड जिनके चारों ओर केवल एक ही आवरण पाया जाता है, क्या कहलाते हैं? एक अध्यावरणी बीजांड कहलाते हैं। नंबर तीन आता है द्विअध्यावरणी बीजांड। द्वि का मतलब दो, आवरण का मतलब आवरण। इस प्रकार के बीजांड जिनके चारों ओर दो आवरण पाए जाते हैं, क्या कहलाता है? द्विअध्यावरणी बीजांड कहलाता है। तो आवरण के आधार पर हमारे पास तीन प्रकार के बीजांड हुए। इन तीनों को आपको ध्यान रखना है। कितना हुआ? तीसरी पर बात करें, तीसरे पर बात करें नंबर एक, नंबर दो, नंबर तीन के पर बात करें तो नंबर तीन नंबर पढ़े बीजांड द्वार, बीजांड व्रण, रावे, हैराम। ये क्या होता है? देखो बीजांड व्रण, बीजांड व्रण, बीजांड व्रण क्या होता है? ये बीजांड का वह भाग होता
कौन सा? बीजांड का वह भाग जो बीजांड को अंडाशय से जोड़ने में सहायक होता है। क्या कहलाता है? बीजांड ग्रंथ कहलाता है। ये जो बीजांड ग्रंथ होता है ना, ये बीजांड ग्रंथ ही बीजांड को अंडाशय से जोड़े रखता है। और ये कैसा होता है? ये एक छोटी व्रंत समान संरचना में उपस्थित होता है। कैसा होता है? व्रंत समान संरचना में उपस्थित होता है। इसलिए क्या होता है कि जो बीजांड ग्रंथ होता है, ये वाला जो भाग है ना, ये क्या कहलाता है? ये बीजांड ग्रंथ कहलाता है। नंबर 4 पर पढ़े, नंबर 4 में पढ़े तो एक आता है राफे। क्या आता है? राफे। राफे क्या होता है कि अपने जो बीजांड ग्रंथ होता है, कौन सा? बीजांड ग्रंथ। इस बीजांड ग्रंथ के मध्य में एक फूली हुई या उभरी हुई संरचना पाई जाती है, उपस्थित होती है। क्या कहलाता है? राफे कहलाता है। ये वाला भाग क्या कहलाता है? ये वाला भाग ये राफे कहलाता है। ये जो बीजांड ग्रंथ होता है, इस बीजांड ग्रंथ में उभरा हुआ होता है, इसको अपन राफे कहते हैं। एक आता है मेरे पास में हाइलम। नंबर 5 हाइलम। हाइलम क्या होता है? हाइलम ये वाला जो भाग होता है, ये वाला भाग, ये क्या होता है? हाइलम होता है। मतलब बीजांड को बीजांड ग्रंथ से जोड़ने वाला गर्तनुमा संरचना हाइलम कहलाता है। देख लीजिए हाइलम क्या होता है? ऊपर लिखा है, ये बीजांड हो गया, ये बीजांड ग्रंथ हो गया। इस बीजांड को इस ग्रंथ से जोड़ने वाले भाग क्या कहलाता है? हाइलम कहलाता है। ये है बीजांड को बीजांड ग्रंथ से जोड़ने वाला गर्तनुमा संरचना, गर्तनुमा भाग हाइलम कहलाता है। एक आता है पास में बीजांड द्वार। क्या आता है? बीजांड द्वार आता है। ये बीजांड द्वार है ना, नंबर 6 बीजांड द्वार। बीजांड द्वार क्या होता है? ये जो बीजांड द्वार कौन सा भाग होता है? इस बीजांड के एक सिरे पर एक छिद्रनुमा संरचना पाई जाती है। क्या लिखेंगे? बीजांड के एक सिरे पर पाई जाने वाली छिद्रनुमा संरचना बीजांड कहलाती है। क्या कहलाती है? बीजांड द्वार कहलाता है। ये जो बीजांड द्वार होता है ना, इस बीजांड द्वार से ही भ्रूणकोश में पराग नली का प्रवेश होता है। ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट चीज है, जब पराग नली का बीजांड में प्रवेश होता है, तो बीजांड में प्रवेश होने के पश्चात में जब भ्रूणकोश के अंदर जब नर युग्मक अंदर प्रवेश करते हैं, तो उनका प्रवेश केवल कहां से होता है? उनका प्रवेश केवल बीजांड द्वार से ही होता है। ये अपने पास है बीजांड द्वार। और अपने पास
बाद अपन है अंड कोशिका, इसको लिखा था अपन है सहायक कोशिका, ये कैसे होती है एन होती है, ये भी कैसे होती है एन, और इसको अपन ने लिखा था द्वितीय केंद्र, क्या लिखा था द्वितीय केंद्र, और ये अपने पास थी प्रतिमुखिया प्रतिव्यासांत से आती है। सातवां जो पॉइंट आ रहा है भ्रूणकोश, ये भ्रूणकोश होता है ना, ये बीजांड की सबसे महत्वपूर्ण संरचना होती है। आपको एक बात और बता दूं कि जो आवर्तबीजी प्लांट्स होते हैं, इन आवर्तबीजी जो पादप होते हैं, इन आवर्तबीजी पादपों में निषेचन की जो क्रिया संपन्न होती है वो भ्रूणकोश में ही संपन्न होती है, और पूरी प्रकृति में केवल एकमात्र आवर्तबीजी पादप ऐसे हैं जिनमें दोहरा निषेचन और त्रिसंलन क्रिया पाई जाती है। इसके अलावा किसी भी प्लांट्स में, किसी भी वर्ग के जंतुओं में दोहरा निषेचन और त्रिसंलन क्रिया नहीं पाई जाती है। केवल एकमात्र आवर्तबीजी पादपों में ही दोहरा निषेचन और त्रिसंलन क्रिया पाई जाती है। इस बीजांड की संरचना में जो सातवां पॉइंट नंबर पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं भ्रूणकोश, और भ्रूणकोश को मैंने क्या कहा था कि आवर्तबीजी पादप होते हैं, इन आवर्तबीजी पादपों का जो भ्रूणकोश है ना, ये भ्रूणकोश कैसा होता है 7 कोशिकीय होता है और 8 केंद्रीय होता है। इस 7 कोशिकीय जो 8 केंद्रीय अवस्था होती है इसे अपन क्या कहते हैं भ्रूणकोश कहते हैं। जिस ओर बीजांड द्वार होता है, ध्यान से सुनिए, जिस ओर बीजांड द्वार होता है उस ओर ही अंड कोशिका पाई जाएगी, चाहे ये बीजांड किसी भी स्थिति में हो। अभी आगे पढ़ेंगे बीजांड के प्रकार। ये बीजांड तो जरूरी नहीं है इसी संरचना पढ़े, ये बीजांड घूम के भी उल्टा हो सकता है, आड़ा भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है। इनकी जो व्यवस्था पढ़ेंगे ना भी आगे पढ़ेंगे। ये मैंने नीचे इसलिए बनाया नीचे क्योंकि हम पढ़ रहे हैं आवर्तबीजी पादप, और आवर्तबीजी पादपों के लगभग 82% कुलों में इसी प्रकार का बीजांड पाया जाता है। और इस प्रकार का जो बीजांड पाया जाता है ना, इसलिए मैंने डायग्राम ये बनाया। अभी आगे 6 प्रकार के बीजांड पढ़ेंगे। कितने पढ़ेंगे 6 प्रकार के बीजांड पढ़ेंगे, और उन बीजांडों की जो व्यवस्था संरचना होगी ना वो कैसे होगी, अलग अलग होगी। इसलिए ध्यान रखिएगा कि अपने पास जो अंड कोशिका है, ये अंड कोशिका हमेशा बीजांड द्वार की ओर होती है। चाहे ये उल्टा हो जाएगा ना तो बीजांड द्वार कहां चल जाएगा, ऊपर की ओर चल जाएगा। ये जरूरी नहीं है कि ये बीजांड द्वार नीचे की ओर ही हो, ऐसा जरूरी नहीं है। यदि मैं पूरे बीजांड को ऊपर घुमा दूं तो ये बीजांड द्वार ऊपर चल जाएगा। इसलिए आपको एक बात ध्यान रखना जरूरी है, कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। और ये विशेष तौर पे ध्यान भी रखना है कि जिस ओर बीजांड द्वार होगा उस ओर ही अंड कोशिका पाई जाएगी। ये ध्यान रखने की बात है, क्योंकि जब अपन निषेचन क्रिया कराएंगे तो निषेचन में भ्रूणकोश के अंदर पराग नलिका का प्रवेश बीजांड द्वार से ही होगा, और उसमें भ्रूणकोश का प्रवेश भी सहायक कोशिका या अंड कोशिका के पास से ही होता है। इसलिए ये वाले जो भाग कहलाती है ये कहलाते हैं अंड कोशिका। ये कैसे होती है, एगोनित होती है। इन दोनों कोशिकाओं के बगल में पार्श्व में एक एक और कोशिका पाई जाती है जिनको कहते हैं सहायक कोशिकाएं। इसलिए बीजांड द्वार को 3 कोशिकाओं का समूह पाया जाता है, और इन 3 कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं अंड समुच्चय या अंड उपकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, अंड समुच्चय या अंड उपकरण कहते हैं। इस भ्रूणकोश के मध्य भाग में एक द्विगुणित केंद्रक पाया जाता है जिसे द्वितीयक केंद्रक या सेकेंडरी न्यूक्लियस कहते हैं। भ्रूणकोश के मध्य भाग में पाए जाने वाले द्विगुणित केंद्रक को द्वितीयक केंद्रक कहते हैं। ये हमेशा कैसा होता है, ये हमेशा 2n पाया जाता है। और इस अंड कोशिका में जो भ्रूणकोश होता है, इस भ्रूणकोश के दूसरे सिरे पर 3 कोशिकाओं का समूह पाया जाता है। कितनी कोशिकाएं पाई जाती हैं, 3 कोशिकाएं एक समान प्रकार की पाई जाती हैं। और ये समान प्रकार की जो कोशिकाएं होती है ना, इन समान प्रकार की
एक बार आपको शॉर्ट में बता दूं कि ये बीजांड की संरचना है। इस बीजांड का नंबर एक बार में निकाला बीजांड का है। संरचना देने द्वारा ये रहता है बीजांड का है। बीजांड का क्या होता है? एक मृतक कोशिकाओं से पाया जाने वाला कोशिकाओं का समूह होता है। ये जो मृतक कोशिकाओं का जो समूह होता है ना, इसे क्या कहते हैं? बीजांड काय कहते हैं। और इस बीजांड काय के अंदर ही क्या पाया जाता है? भ्रूण कोश पाया जाता है। नंबर 2 आता है अपने पास में अजावरण। नंबर 2 क्या आता है अपने पास? अजावरण। ये अजावरण होता है ना, ये अजावरण क्या होता है? इस बीजांड काय के चारों जो आवरण पाया जाता है, इसे क्या कहते हैं? अजावरण कहते हैं। ये अजावरण हो सकता है जिसमें अजावरण एब्सेंट हो, एक अजावरण हो सकता है जिसमें केवल एक अजावरण पाया जाता हो, फिर अजावरण इसमें दो अजावरण पाए जाते हो। नंबर 3 का आता है बीजांड ग्रंथ। बीजांड ग्रंथ कौन सा होता है? ये वाला जो भाग आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या कहलाता है? ये बीजांड ग्रंथ कहलाता है। ये बीजांड ग्रंथ कौन सा भाग है? ये बीजांड ग्रंथ जो भाग होता है जो बीजांड को अंडाशय से जोड़ने में सहायक होता है, क्या कहलाता है? बीजांड ग्रंथ होता है। देखो बीजांड को अंडाशय से जोड़ने में सहायक होता है, क्या कहलाता है? बीजांड ग्रंथ कहलाता है। एक होता है राफ्ले। इस बीजांड ग्रंथ में एक उभरी हुई संरचना पाई जाती है। इस उभरी हुई संरचना को अपन क्या कहते हैं? राफ्ले कहते हैं। एक होता है अपने पास आयलन। आयलन क्या होता है कि ये बीजांड होता है ना, इस बीजांड को इस बीजांड ग्रंथ से जोड़ने वाला जो गड्ढेनुमा संरचना पाई जाती है, इसे हम क्या कहते हैं? इसे आयलन कहते हैं। एक आता है छठा बीजांड द्वार। बीजांड द्वार क्या होता है? इस भ्रूण कोश में, इस बीजांड में एक और अजावरण एब्सेंट होता है जहां से छिद्रनुमा संरचना का निर्माण हो जाता है। और ये छिद्रनुमा संरचना होती है ना, ये क्या कहलाती है? ये बीजांड द्वार कहलाती है। और भ्रूण कोश कैसा होता है? 7 कोशिकाएं और 8 कोशिकाएं होती है, जिनमें 3 कोशिकाएं मिलकर के अंड समुच्चय अंडकोश बनाती है। दूसरी ओर द्वितीयक कोशिका होती है और बीच में द्वितीयक केंद्रक पाया जाता है। इस प्रकार से ये एक प्रारूपिक बीजांड की संरचना होती है। इसमें एक चीज आप नोट डाल के लिख लेना। वैसे 4वीं क्लास में आपको मैं नोट डाल के लिखवा दूंगा इसलिए कि जो अंडकोशिका, एक बार क्वेश्चन पूछा था कि जो अंडकोशिका होता है ना, ये अंडकोशिका की जो संरचना होती है ना, ये कौन से फल के समान होती है। इसलिए जो अंडकोशिका होता है, इसकी जो संरचना होती है ना, इसकी संरचना नाशपाती, किसके समान? नाशपाती फल के समान होती है। किसके समान होती है? नाशपाती फल के समान पाई जाती है। अन्य कोशिका की संरचना नाशपाती फल के समान पाई जाती है।